हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीएसएस की मर्केंटाइल लॉ के लिए की प्रिपरेशन शुरू करेंगे और आज हम उसकी सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि और आप सबको पता भी होगा कि मर्केंटाइल लॉ जिसके 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है सीएसएस में, और ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं या लॉ के स्टूडेंट्स हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इसके बिजनेस की या लॉ के स्टूडेंट्स नहीं हैं। इसकी मैं आपको कुछ वजह बताऊंगी कि मैं मेरी ये बात करने की वजह क्या है या रीजन क्या है। उसकी रीजन ये है कि मर्केंटाइल लॉ का सिलेबस बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू जेंडर स्टडीज कह लें, आप सोशियोलॉजी कह लें, क्रिमिनोलॉजी कह लें। क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा है उसका सिलेबस। और जो जिन स्टूडेंट्स की जो लॉ में नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फिर एक एक चीज को पढ़ना, फिर उसके नोट्स बनाना, फिर उसको याद करना, ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है और बहुत टाइम लगता है। अगर क्रिमिनोलॉजी के कंपैरिजन में हम मर्केंटाइल लॉ को लेके देखें तो इसका सिलेबस बहुत थोड़ा है और दूसरे इसमें चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा आपसे पूछते हैं। अगर आप पास पेपर्स देखें तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। उसमें कुछ भी एग्जामिनर ने घुमा फिरा के नहीं पूछा हुआ। या फिर अगर कभी कभी एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे भी देते हैं, फिर भी आपके पास अच्छा खासा मार्जिन होता है कि आप पूरा पेपर कंप्लीट करें और आप आसानी से उसकी तैयारी कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि मर्केंटाइल लॉ के सिलेबस का जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872, इसमें क्या क्या चीजें। अब ये जो लेक्चर्स हम लोग बनाएंगे या जो जो हमने सीरीज अभी शुरू की है, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। इसको हम वन बाय वन लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, फिर हम देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल, एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होती है, फ्री कंसेंट क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या होती हैं, नॉट हियर बाय डिक्लेयर टू बी वॉइड क्या होता है। फिर हम लोग आगे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे, वेराइटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच देखेंगे, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे डेफिनेशन ऑफ लॉ से, कि जो हम चीज पढ़ रहे हैं मर्केंटाइल लॉ, इसमें लॉ क्या चीज होती है या लॉ का क्या मतलब है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स और अ सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट designed and enforced by the state to control and regulate the conduct of people। कि लॉ हम उस रूल्स के एक मजमूए को कहते हैं या उस रूल्स एक सिस्टम ऑफ रूल्स को कहते हैं जो कि डिजाइन किया जाता है। स्टेट की जो स्टेट होती है वो डिजाइन करती है और जो स्टेट है वो ही इन्फोर्स करती है, मतलब स्टेट ही लागू करती है किस पे, उस स्टेट के लोगों के ऊपर, कि वो उसके अकॉर्डिंगली काम करें और उसके अकॉर्डिंगली उन लॉज के अकॉर्डिंगली वो मुल्क को चला सकें। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि लॉ इज नॉट स्टैग्नेंट, कि लॉ एक स्टैग्नेंट चीज नहीं है। मतलब स्टैग्नेंट का मतलब होता है कि एक रुकी हुई चीज नहीं है। हाँ जी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि लॉ इज नॉट स्टैग्नेंट, कि लॉ एक स्टैग्नेंट चीज नहीं है। स्टैग्नेंट ठहरी हुई चीज को हम कहते हैं। लॉ चेंज होता रहता है जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट्स होती हैं, लॉ उसके लिहाज से बदलता रहता है। मतलब न्यू
जो चीज़ें हैं, न्यू रूल्स हैं, न्यू रेगुलेशंस हैं, वो पुराने लॉ में एड ऑन होती रहती हैं। कोई कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि बस लॉ कोई हम एक किताब नहीं कह सकते जिसने बस अज़ल से लेके अब तक एक जैसा ही रहना है, उसने बदलना नहीं है। लॉ में चीज़ें ऐड ऑन होती रहेंगी जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा। जैसे अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल देती चलूँ यहाँ से कि पहले जब टेक्नोलॉजी का इतना दौर नहीं था, मीडिया का इतना दौर नहीं था, तब मीडिया के रिलेटेड लॉज नहीं बने हुए थे, साइबर सिक्योरिटी के लॉज नहीं बने हुए थे, हैकिंग के लॉज नहीं थे। उसके अलावा जो हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं लोग, हम इस पे अगर कोई किसी को ब्लैकमेल करता है तो उसके खिलाफ कोई सजाएं वगैरह नहीं थी। जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होती रही, वक्त बदलता रहा, तो ये सब चीज़ें भी बीच में ऐड होती रही। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मर्केंटाइल लॉ, कि मर्केंटाइल लॉ की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, बिजनेस लॉ इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ which deals with the right and obligation of persons dealing with each other. It includes law relating to contracts, partnership, sale of goods, negotiable instruments. अच्छा, बिजनेस लॉ सिविल लॉ का एक पार्ट है। दो तरह के लॉ होते हैं, एक सिविल लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉ होते हैं। जो बिजनेस लॉ होता है वो सिविल लॉ का एक पार्ट है, जिसमें राइट्स हैं, हकूक हैं, ऑब्लिगेशंस हैं ऑफ पर्सन डीलिंग विद ईच अदर, कि कैसे लोग एक दूसरे से डील करेंगे, बर्ताव करेंगे। और फिर जो अगली बात उन्होंने हमें बताई हुई है वो ये है कि इसके अंदर कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी के साथ तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, हमें उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। वो है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप, अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप पे बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या शराइतें होनी चाहिए। कुछ हम बेचना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या शराइत और जवाबित होंगे। और फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी उसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, कि ये पाकिस्तान के अंदर लॉ के सोर्सेज क्या हैं। द लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स दैट रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ individuals, business and other organization within the society। जो लॉ है उसके अंदर वो रूल्स हैं, वो कवायद हैं जो कि कंडक्ट दैट रेगुलेट, जो कि चलाते हैं कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल, एक इंसान ने बाहैसियत एक शहरी, एक मुल्क के रहायशी कैसे बर्ताव करना है, वो बिजनेस कैसे चला सकता है, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में बन रही हैं उन्होंने अपना काम किन रूल्स के मुताबिक करना है। The legal system is derived from English common law and is based on Constitution of Pakistan 1973 as well as Islamic law। ये जो हमारा लॉ है ये Constitution of Pakistan 1973 और इस्लामिक लॉ जो कि शरिया भी जिसको हम कहते हैं पे बेस करता है। सो वी कैन से कि जो पाकिस्तान का लॉ है वो लेजिस्लेशन, कस्टम्स, प्रेसिडेंट और एग्रीमेंट्स को मिलाकर बना हुआ है। इसको मजीद हम लोग ऐसे कहेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो लेजिस्लेशन है उसमें क्या चीज़ है। फिर मैं कस्टम बताऊंगी आपको, फिर प्रेसिडेंट बताऊंगी और फिर एग्रीमेंट बताऊंगी। पहले हम लेजिस्लेशन को देखते हैं। लेजिस्लेशन क्या होती है। अगर मैं लेजिस्लेशन की आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं या एक्सप्लेन करूं तो मैं कुछ ऐसे बताऊंगी कि इट इज़ द लॉ क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट एंड अदर बॉडीज टू whom इट हैज़ डेलीगेटेड अथॉरिटी, कि ये वो लॉ है जो पार्लियामेंट बनाती है या वो बॉडीज बनाती हैं जिनको अथॉरिटी दी गई होती है कि वो लॉ बनाएं।
इट इंक्लूड्स द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसमें पार्लियामेंट का एक्ट भी शामिल है। द ऑर्डिनेंस प्रोमulgated बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और वो लॉज वगैरह जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पास करते हैं। एंड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस भी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो आते हैं कस्टम्स। कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स बनते हैं नॉर्म्स से, वैल्यू से, बिलीफ से। जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यूज होते हैं उनको हम लोग कस्टम्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यूके जाएं तो वहाँ अल्कोहल पीना इज नॉट अ क्राइम, लेकिन पाकिस्तान में वो चीज़ क्राइम। क्यों? क्योंकि उनके हमारे कस्टम्स डिफरेंट हैं, हमारी वैल्यूज डिफरेंट है। तो अगर हम लोग कस्टम की डेफिनेशन बताएं या अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर्टेन कस्टम्स, practices and beliefs are so vital and a part of society and economic system that they are treated as if they were laws। कि ऐसी प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स जो कि इतना मजबूत और इतना अहम एक हिस्सा बन चुके होते हैं सोसाइटी का कि हम उनको लॉ बना देते हैं। उसके बाद होती है उसके बाद है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होती है? प्रेसिडेंट वो होती है कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा केस है जिसकी के बारे में हम लॉज की बुक देखते हैं, उसमें कुछ नहीं था, हम काफी ढूंढते हैं, हमें कुछ उसके बारे में नहीं मिलता कि हम इसके बारे में क्या फैसला करें। फिर हम ये देखते हैं कि क्या ऐसा केस कोई पहले भी आया था इससे, तो फिर हम और उस केस की क्या जजमेंट हुई थी, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इस केस की जजमेंट कर देते हैं या इसका फैसला सुना देते हैं। तो हम प्रेसिडेंट्स को कहेंगे कि प्रेसिडेंट्स आर जजमेंट्स और डिसीजंस ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट विच आर बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो किसी सुपीरियर कोर्ट ने पहले फैसला किया था या फैसला किया होगा कहीं पास में, और जो उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो बाइंड हैं कि वो भी उसके फैसले को फॉलो करें। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या चीज़ होती है? Parties in their agreement stipulate terms for themselves which constitute law for the contracting parties। कि जो एग्रीमेंट होते हैं पार्टीज के दरमियान में वो कुछ ऐसे शराइत और जवाबित रखती हैं कि जो कि लॉ बन जाते हैं आइंदा आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो लॉ इस एग्रीमेंट से भी लॉ बनते हैं। मतलब हमारा लॉ मजमूआ है लेजिस्लेशन, कस्टम्स, प्रेसिडेंट और एग्रीमेंट्स का। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास है अपने टॉपिक की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ होती है, या जो हम लोग उनका टॉपिक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या चीज़ है। द लॉ गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन पर्सन्स इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कि वो लॉ गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब वो लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स के जो कि दो पर्सन के दरमियान में हैं, और वो किसके अकॉर्डिंगली हैं? अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1872। इट एक्सटेंड्स टू होल पाकिस्तान एंड इज एप्लीकेबल सिंस द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। और ये पूरे पाकिस्तान पे लागू हैं। और ये कब से लागू हैं? सितंबर की फर्स्ट डेट से, जो कि 1872 की थी। अच्छा, अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का? When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to be make a proposal। कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस शो करे
कुछ करने से या कुछ काम करने से रोकने के लिए, तो उसका असेंट मतलब उसकी इजाजत या उसको रोकना, एक उसको हम कहेंगे एक प्रपोजल। प्रपोजल को हम एक ऑफर भी कहते हैं। जैसे कि नैन्सी ऑफर्स टू बाय अ कार फ्रॉम एलिस। नैन्सी ने एलिस को कहा कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहती हूँ, से 1 लाख रुपीज की। तो हेयर नैन्सी मेड अ प्रपोजल। नैन्सी ने प्रपोजल प्रपोज किया एलिस को, मतलब उसे अपनी विलिंगनेस शो की, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन असेंट ऑफ एलिस टू बाय कार। अब एलिस, ये तो नैन्सी ने तो प्रपोजल कर लिया, एलिस पे डिपेंड करता है कि वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है या उसको डिनाई करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हम वन बाय वन एक एक चीज पढ़ते जाएंगे। तो ये सब चीजें मिला के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगी। तो आप लोगों ने एक एक चीज को देखना है और समझना है कि कोई इतनी चीज मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी सी चीजें और आसान आसान सी चीजें, या आप एक से दो दफा सुनेंगे या एक से दो दफा पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएंगी। इनमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो ऑलरेडी लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होती होगी। तो हम ये साथ साथ आपने देखते जाने। उसके बाद है प्रॉमिस, कि प्रॉमिस क्या चीज है। When the person to whom the proposal is made signifies his assent to it, the proposal is said to be accepted। कि जिसको हमने प्रपोज किया था, जैसे कि नैन्सी ने एलिस को प्रपोज किया कि तुम मुझे 1 लाख की अपनी कार दे दो, उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तो वो जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। जैसे एक ये नीचे एक डायग्राम बनी है, उसमें शो है कि एक एक ने प्रपोज किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, और फिर वो क्या बन गया, प्रॉमिस। एग्जाम्पल भी नीचे दी हुई है। नैन्सी ऑफर्स टू बाय अ कार फ्रॉम एलिस। नैन्सी ने ऑफर किया एलिस को, वही एग्जाम्पल कि मैं तुमसे तुमसे तुम्हारी कार खरीदनी है, फॉर विच एलिस रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली, और एलिस ने कहा कि हाँ तुम खरीद लो, मैं तुम्हें बेच दूंगी। या नैन्सी मेड एन ऑफर, इधर नैन्सी ने एक ऑफर की है और एलिस ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्रोमिसर एंड व्हाट इज प्रोमिसी। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर। जो प्रपोजल कर रहा होता है, जैसे ऊपर एग्जांपल ने नैन्सी ने प्रपोजल दिया था तो उसको हम कहेंगे प्रोमिसर, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल उसको हम कहेंगे प्रोमिसी। जैसे कि एलिस प्रोमिसी थी। फिर नीचे वही एग्जांपल दोबारा दी गई है एक्सप्लेन करने के लिए। नैन्सी ऑफर्स टू बाय अ कार फ्रॉम एलिस फॉर 1 लाख, फॉर विच एलिस रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली। Here Nancy has made an offer and Alice has accepted it. नैन्सी प्रोमिसर है और एलिस प्रोमिस, ये जो मैंने आपको यही बात अभी बताई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन है। एवरी प्रॉमिस, हर प्रॉमिस, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, और हर एक और प्रोमिस का एक मजमुआ, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, कि जिसमें कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ एक दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा हो। ये नहीं कि सिर्फ एक को, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल प्रॉमिस भी हो, प्रॉमिस हमने ऊपर पढ़ा था क्या होता है, कि प्रपोजल हो, जैसे ऊपर एग्जाम्पल में डेफिनेशन में मैंने आपको भी ऊपर शो की थी एक, कि प्रपोजल हो और एक्सेप्टेंस हो तो बनता है प्रॉमिस। प्रपोजल हो और एक्सेप्टेंस हो तो बनता है प्रॉमिस। इसी तरीके से एग्रीमेंट क्या होता है, वो प्रॉमिस और कंसिडरेशन से मिलके बनता है। यहाँ जैसे हम लोग देख रहे हैं, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। कि कोई एक प्रॉमिस या प्रोमिसेस का सेट जिसमें कुछ कंसिडरेशन मिल रही हो दोनों को, उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। जैसे कि नैन्सी एलिस को कार दे रही थी और वो उसे कार खरीद रही थी, तो एलिस को, नैन्सी को कार मिल रही है और एलिस को
1 लाख रुपए मिल रहे हैं उसके बदले, तो ये होगा एक एग्रीमेंट। अच्छा, फिर आगे हम लोग जाते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। क्या मैंने आपको कहा था कि एक एक चीज हम पढ़ेंगे, फिर हम लोग अपने मेन गोल की तरफ जाएंगे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। पहले हमने पढ़ा प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिसी क्या होता है, प्रॉमिसर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा एग्रीमेंट क्या होता है। अब हम लोग एग्रीमेंट के बाद पढ़े हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कि जो लॉ इम्प्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट भी हो और एनफोर्सेबल भी हो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट, कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है लेकिन हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अब यहाँ आपको दोबारा रिमाइंड करनी पड़ेंगी चीजें कि प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलके एग्रीमेंट बनते हैं, और एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लीगल इंफॉर्मेशन, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होती है। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इज सेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कि जो एक लीगल ऑब्लिगेशन हो जाए, कानूनी तौर पे आप पे फर्ज हो जाए। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस and in case of default by either of them must intend to sue. For an agreement to be enforceable by law, there should be a legal obligation instead of social, moral और religious obligation, कि किसी भी एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारी सोसाइटी में ये बात है तो हमने करनी। नो डाउट सोसाइटी की भी कुछ लॉज, कुछ नॉर्म्स बनाती हैं लॉज को, लेकिन जो लीगली भी हो, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस के अलावा, रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी लॉ बनाती हैं, लेकिन उसके अलावा हमने ये भी देखना है कि क्या हमें लॉ भी बाइंड करता है कि हमने ये चीज करनी है या नहीं करनी। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी आपके। Nancy offers to buy a car from Alice. ये ऊपर वाली एग्जांपल है, for 1 लाख रुपीज, for which Alice responded positively. Here Nancy has made an offer and Alice has accepted it. In this agreement, if there is a default by either party, an action for breach of contract can be enforced through a court of law, provided all essential elements of a valid contract can be enforced through a court of law, provided all essential elements of a valid contract are present in this agreement. कि इन्फोर्सिबिलिटी भी है, असेंट भी शो किया गया है, कंसिडरेशन भी है, तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जबकि हम दूसरी एक डेफिनेशन देखें तो वहां आ रहा है कि नैन्सी इनवाइटेड एलिस ऑन अ डिनर एट हिज होम, और एलिस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इट इज अ सोशल एग्रीमेंट, कि एक सोशल एग्रीमेंट है। इफ नैन्सी फेल्स टू सर्व टू एलिस, कि अगर नैन्सी, वो एलिस जाती है और नैन्सी उसको खाना नहीं दे पाती, तो एलिस एलिस कोर्ट पे नहीं चली जाएगी, क्योंकि ये तो हमारा एक सोशल नॉर्म है ना। एंड सिमिलरली इफ एलिस डिड नॉट अर्न अप देन नैन्सी कैन नॉट गो टू कोर्ट, और अगर एलिस नहीं जाती नैन्सी के घर तो वो कोर्ट नहीं चली जाएगी उसके को सू करने के लिए कि ये मेरे घर खाने पे नहीं आई थी, मैंने उसको बुलाया था। क्योंकि ये सोशली लॉ करते, सोशली बाइंड कर आपको, ये इसमें कोई लॉ नहीं है जो आपको बाइंड कर, नैन्सी को या एलिस को बाइंड करो कि नहीं तुमने उसके घर जाना ही है खाने पे, ऐसे करके। आई होप ये जो कुछ बेसिक चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं ये आपको समझ आई होंगी, और हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग मज़ीद कमेंट्स कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करें, या हम लोग कौन सा टॉपिक पहले कवर करें। वैसे तो हम लोग एक सीरीज़ के साथ स्टार्ट किए, जैसे पहले अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, लेकिन फिर भी अगर कुछ इसमें में हम लोग मज़ीद अमेंडमेंट्स कर सकते हो तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।